प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंच गए हैं। जो बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंच गए हैं। हालांकि नागपुर इसके पहले भी कई बार वो पहुंचे हैं, लेकिन आरएसएस के दफ्तर वो नहीं गए हैं। इसी वजह से आज सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि मोदी जब दफ्तर पहुंचेंगे तो बहुत सारी यादें जो उनकी कई सालों की है उसको संजोते हुए जो स्पीच आज वो देने वाले हैं नागपुर में, उस पर सभी की निगाह टिकी रहने वाली है। मुझे लगता है विजय त्रिवेदी जी इन्हीं तस्वीरों के साथ दर्शक हमारे देख रहे हैं। पीएम मोदी नागपुर पहुंच चुके हैं। मोदी जब बोलेंगे क्या बातें उनके जेहन में होंगी, संबोधन में क्या पॉइंट सबसे ज्यादा जो फोकस में रहने वाला है? जैसे चित्रा जी आप जिक्र कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक उसी लाइन पर चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब आज इतने लंबे समय बाद वहाँ संघ मुख्यालय पहुँच रहे हैं, हेडगेवार स्मृति सभागार पहुँच रहे हैं, तो संघ के और प्रधानमंत्री के रिश्तों पर बात करेंगे। एक और बात समझनी चाहिए कि संघ अभी ये एक ट्रायंगल है, संघ, सरकार और समाज। बिल्कुल। तो उस रिश्ते पर भी प्रधानमंत्री जिक्र करेंगे कि संघ, सरकार और समाज कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, क्या उनका रिश्ता रहा है, संघ किस तरह से काम करता है सरकार के लिए, समाज के लिए, और सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए समाज है। उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और ये शताब्दी वर्ष है जिसके चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो कॉन्सेप्ट है, वही संघ का विकसित भारत का कॉन्सेप्ट है। 2047 को लेकर संघ जो है पूरा कार्यक्रम बना रहा है, और संघ 2047 में विकसित भारत के तौर पर इस देश को देखना चाहता है। उसकी अपनी योजनाएं हैं, सरकार उसमें कैसे भूमिका निभाती है वो महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये सारी बातों पर चर्चा होगी। संघ प्रमुख और प्रधानमंत्री के बीच में चुनावों को लेकर चर्चा हो ऐसा मुझे नहीं लग रहा। वैसे भी बहुत कम समय, यहाँ जो है 17 मिनट उनका कार्यक्रम है हेडगेवार स्मृति सभागार में, 17 मिनट का कार्यक्रम है। और संघ कैसे काम करता है इसका उदाहरण मैं ये इसलिए चर्चा कर रहा था कि जब ये हेडगेवार जो डॉक्टर हेडगेवार साहब हैं, संघ के प्रथम सरसंघ चालक है, जिन्हें आदि सरसंघ चालक कहा जाता है, उनके निधन के बाद उनका स्मृति सभागार बनाने की बात हुई तो नागपुर के और देश के बहुत सारे बड़े लोगों ने कहा कि हम इसके लिए धन देंगे, पैसा देंगे, वो बनाया जाए। तो तब जो दूसरे सरसंघ चालक थे गुरुजी गोलवलकर, जिनके नाम पर आज ये माधव नेत्रालय बनाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि नहीं, उससे क्या होगा कि वो फिर किसी एक का स्मारक या सभागार हो जाएगा। तो पूरे देश भर से उनका पूरे देश भर से चंदा इकट्ठा किया जाए, तो वो जब पूरे देश भर से पैसा आएगा तो वो स्मृति सभागार पूरे देश का स्मृति सभागार होगा। और उसके लिए वहां से पैसा लिया गया। और उसके बाद 1962 में, क्योंकि उनका निधन तो बहुत पहले हो गया, 20 साल 25 साल के पहले हो गया, उसके बाद वो स्मृति सभागार बनाया गया। तो संघ की भूमिका में, संघ के विचार में ये रहता है कि सबको जोड़ा जाए, सबको जो, इसीलिए राम मंदिर का जब निर्माण का काम हुआ, उससे पहले राम जन्मभूमि आंदोलन का हुआ, तो आपको पता हो कि गांव-गांव से शिलाएं मंगाई गई, फिर गांव-गांव से मिट्टी मंगाई गई, फिर गांव-गांव से पैसा मंगाया। तो लोगों को जोड़ने का, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद ये दोनों भरने का काम आरएसएस की ओर से सालों से किया जा रहा है। और उसकी जो विचारधारा है उसको लेकर अक्सर विपक्ष लगातार निशाने पर लेता रहा है। आरएसएस को बीजेपी के साथ आरएसएस का क्या रिश्ता, ये बताने की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से आरएसएस अगर खुद को गैर राजनीतिक संगठन बताता हो, बावजूद उसके सबसे ज्यादा वो राजनेताओं के, विपक्षी दलों के निशाने पर रहता है। फिलहाल नागपुर से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, काफी ज्यादा खुश लोग अपनी बातों को किस तरह से अभिव्यक्त कर रहे हैं, सुनिए। और अभी हिंगना में भी जो प्रोग्राम रखे माधव नेत्रालय का, मैं उसमें भी अटेंड करने जा रहा हूँ। हम सब लोग वहीं पे जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री आज आ रही है, हमारे लिए बहुत शुभ दिवस है और हमारे लिए बहुत सौभाग्य है नागपुर वालों के लिए। आज हिंदू नव वर्ष प्रारंभ हुआ है और आज सिंधियों का भी नया वर्ष है, आज महाराष्ट्र का नया वर्ष है। ये सब चीज़ों के साथ मोदी जी का यहाँ पर आना ये बहुत ही शुभ संकेत देता है और नागपुर के लिए बहुत खुशी की बात है। स्वाभिमान है हमें कि हमारे पंत प्रधान आज के दिन हिंदू नव वर्ष के दिन नागपुर में पधार रहे हैं। ये गाड़ियों का काफिला दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर पीएम पहुंच रहे हैं। 11 सालों में नरेंद्र मोदी का आरएसएस दफ्तर का ये पहला कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री की गाड़ियों का काफिला इस वक्त आपके सामने है। नरेंद्र मोदी जो आरएसएस की नर्सरी से निकले, ये देखिए अगली सीट पर वो बैठे हुए हैं और वहां पर लोग कितनी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं उनका। सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है। हालांकि हम सब ये भी जानते हैं कि किस तरह से मीडिया की तमाम चकाचौंध से आरएसएस अपने आप को काफी ज्यादा दूर रखता है। ऐसे में क्या लाइव तस्वीरें आएंगी या हमें थोड़ा तस्वीरों के लिए इंतजार करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा हमें देखना होगा। फिलहाल ये गाड़ियों का काफिला आपके सामने है। मेघा प्रसाद लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेघा, पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गाड़ियों का काफिला सामने है। जी कुछ मिनटों में चित्रा, जैसे मैं कह रही थी कि वो अपने स्केड्यूल पर ही हैं और स्मृति मंदिर वो पहुंचेंगे लगभग
5 से 10 मिनट के बीच में आप उनको स्मृति मंदिर पे पाएंगे। तो उस हिसाब से जब कार्यक्रम की शुरुआत तो स्मृति मंदिर से ही होनी है। और जैसे आज के दिन का महत्व मैं आपको समझा रही हूँ, गुड़ी पड़वा है, बहुत बड़ा त्यौहार है महाराष्ट्र के लिए, और एक तरीके से कहूँ काफ़ी एक्साइटमेंट मैं तो सुबह से देख रही हूँ जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि मैं जो सबसे बड़ा फंक्शन है आज के दिन का, माधव नेत्रालय की एक बड़ी विंग की इनॉग्रेशन हो रही है, जिसके लिए दोनों सरसंघचालक और प्रधानमंत्री जी ने उनका इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। बड़ा फंक्शन है, मैं यहाँ पर हूँ, जितने लोग आ रहे हैं और काफ़ी गणमान्य लोग हैं, जैसे नागपुर के जितने नामी गिनामी लोग हैं जो आरएसएस से पुराना ताल्लुक रखते हैं, वो सब आज यहाँ पर रहेंगे। मंत्री कुछ महाराष्ट्र से आए हुए हैं, महाराष्ट्र सरकार के, तो वो सब अंदर जा रहे हैं यहाँ पर। ये माहौल तो आज है, थोड़ा एक्साइटमेंट का माहौल तो मैं सुबह से देख रही हूँ चित्रा, लेकिन मुझे लगता है कि इस खबर के लिहाज से चित्रा, खबर के लिहाज से हमें इस बात पे नजर रखनी चाहिए अगले 20 मिनट, अगले 20 से 25 मिनट कहिए, आधे घंटे पर हमें नजर रखनी चाहिए कि स्मृति मंदिर से फूल माला पर अर्पण करने के बाद जब वो रेशम बाग की बिल्डिंग के अंदर के जाएंगे प्रधानमंत्री अपने स्वागत कार्यक्रम के लिए, वहां मोहन भागवत जी हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री जी हैं, दोनों साथ में रहेंगे। स्वागत कार्यक्रम के बाद क्या दोनों के बीच में बैठकर कुछ बातचीत होगी या नहीं होगी, ये एक देखने वाली चीज होगी, क्योंकि जैसे यहाँ बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि 1.5 घंटे यहाँ माधव नेत्रालय में दोनों साथ में रहेंगे, शायद यहीं पर कुछ समय निकाल लें। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की बातचीत किसी एक्सटर्नल फंक्शन में होती है, मगर हाँ, जब आप आरएसएस के मुख्यालय में रहेंगे, आप रेशम बाग की बिल्डिंग में रहेंगे, सरसंघचालक आपके साथ में रहेंगे, तो क्या आप लोगों की अलग से थोड़ी बातचीत होगी या नहीं होगी, इस पर सारी नजरें टिकी रहेंगी। मगर चित्रा, पॉइंट ये है कि अंदर के कोई विजुअल्स आपको नहीं मिलेंगे, एटलीस्ट अभी तो नहीं मिलेंगे, और ना ही ये जानकारी दी जाएगी कि हाँ अलग से उन्होंने बातचीत करी या नहीं करी। पहले से ही हमें निराश नहीं करें, हम इंतजार करेंगे, जो तस्वीरें सामने आएंगी उन्हीं का विश्लेषण लगातार हम करते रहेंगे। गाड़ियों का काफिला आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आप सोचिए जरा, 8 साल की उम्र में जिसने बाल्यकाल से आरएसएस में प्रवेश लिया हो और उसके बाद धीरे धीरे करके प्रचारक के तौर पर अपनी बड़ी पहचान बनाई, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद एक ऐसा वक्त आता है जब उनको गुजरात का सीएम तब बना दिया जाता है जब उसके पहले एक भी चुनाव नरेंद्र मोदी नहीं लड़े होते हैं। एक अभूतपूर्व यात्रा है नरेंद्र मोदी की और वो सब कुछ संभव हो पाया तो क्या इस आरएसएस की वजह से? राकेश शुक्ला जी, इस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जब भी कोई बड़ी पॉलिटिकल खबर होती है तो बार बार ये सवाल पूछा जाता है, आरएसएस की सहमति क्या इस पर हो गई है? देखिए, अभी 2 विषयों पे बड़ी गंभीरता से चर्चा हुई। एक तो ये कि संघ की ताकत क्या है और दूसरा ये कि संघ और मोदी का रिश्ता क्या है। जैसे अभी आपने सवाल किया, तो हमें ये समझना चाहिए कि संघ की ताकत है कार्यकर्ताओं का अनुशासन और समर्पण। बिल्कुल, राहुल गांधी जी भी बोल चुके कि हमारे पास संघ जैसा संगठन नहीं। आज भले ही उनके दिमाग में बार बार संघ का आ रहा, वो आलोचना कर रहे हों, लेकिन एक बार उन्होंने संघ की ताकत को स्वीकार किया है। दूसरा विषय आता है कि संघ और मोदी का रिश्ता क्या है। उसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि जब 2009 में मोहन भागवत जी को संघ चालक का दायित्व मिला, उस समय पर भाजपा और संघ दोनों में संक्रमण की छाया थी और 2012 में मोदी जी को केंद्रीय राजनीति में लाने का निर्णय भी मोहन भागवत जी का था और उसके लिए उन्होंने सहयोगी दल जेडीयू से भी लड़ाई लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा समझने वाले लाल कृष्ण आडवाणी से भी लड़ाई लड़ी थी। मोहन भागवत का फैसला था राष्ट्रीय राजनीति के इस फलक पर नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने का। जी, इसलिए क्योंकि आप देखिए कि उस समय पर 2 बड़े निर्णय हुए थे। पहला निर्णय ये हुआ था और हमको याद है, और मुझे विजय जी भी बैठे हुए हैं, कि मोहन जी ने इसी केशव कुंज में कहा था कि D4 से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। मुझे लगता है पहली बार इस तरीके की बात सामने आई थी और उस समय पर D4 कहा गया था लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ जुड़े हुए उन 4 लोगों को जो माने जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के उभार नहीं हो पाने का एक कारण है। उसके बाद नितिन गडकरी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, यानी एक सरप्राइज दी गई थी। फिर जब 2009 में जब वो संघ चालक बने थे, उसके बाद ही लोकसभा का चुनाव था और उसके पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड बुलाकर अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करा लिया था। 2009 का परिणाम बहुत निराशाजनक रहा और उसके बाद फिर भागवत जी ने निर्णय किया कि भाजपा को सत्ता में लाने के लिए हमें एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जिसकी कार्यकर्ता और मतदाता दोनों में स्वीकार्यता हो, और तब नरेंद्र मोदी जी का नाम सामने आया था। और उसके लिए आप याद करिए कि जेडीयू की तरफ से 2012 में विरोध किया गया था नरेंद्र मोदी जी का,
और विरोध डिनर करके तक कैंसिल कर दिया था, विरोध उसकी भी करते बड़ी जी चर्चा हो विरोध रही करके थी। कहा गया था कि धर्मनिरपेक्ष चेहरे को सामने बिल्कुल। लाना चाहिए। तब मोहन जी ने कहा था कि क्या हिंदुत्ववादी चेहरा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता।